सबसे पहले प्रभात प्रकाशन आपका, प्रभात जी आपका और दोनों लेखकों का कि इस पुस्तक के अनावरण के लिए, दोनों पुस्तकों के अनावरण के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ साथी, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ आपने मंच साझा करने का मौका दिया, तो इसका बहुत बहुत आभार आप दोनों को। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। दरअसल सबसे ज़्यादा अगर कोई मुस्लिम विरोधी और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसलमानों से नफरत करता है तो वो यही तथाकथित सेकुलर दल है जो मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, और मैं उसका प्रमाण लेकर आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डिबेट भी जब करता हूँ तो तथ्यों के आधार पर करता हूँ, और मुझे लगता है ये दोनों किताबें भी एक तर्क और तथ्यों को सामने लाती हैं। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ। गुजरात के मुसलमानों की लिटरेसी रेट 73.5%, राष्ट्रीय औसत जो थी उस समय पर वो 70% से कम थी, और हिंदुओं की गुजरात में लिटरेसी रेट 68.3% थी। ये मुस्लिम विरोधी पार्टी का काम है। महिलाओं की लिटरेसी रेट, मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट 57% थी गुजरात में, राष्ट्रीय स्तर पर 43% थी। गुजरात में मुसलमानों की, रूरल मुसलमानों की इनकम, उस समय की बात कर रहा हूँ, 688 रुपये प्रति महीना थी। गुजरात में हिंदुओं की प्रति महीना इनकम 644 रुपये थी। और वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर सेकुलरिज्म का हमेशा से शासनकाल रहा है, पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट पार्टी, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, वहाँ पर मुसलमानों की औसत मंथली इनकम 501 रुपये थी। गुजरात के मुसलमानों की 688 रुपये, बंगाल के मुसलमान की 501 रुपये। गुजरात में मुसलमानों की एवरेज डिपॉजिट की साइज 32,933 रुपये, बंगाल में 13,844 रुपये। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मुसलमानों की आबादी 9% और उनकी सबसे ऊंची सरकारी पदों में हिस्सेदारी 8.5%, क्लास 1 की नौकरियों में 9.9% और जनरल कैटेगरी की जॉब्स में 16% हिस्सेदारी। और बंगाल में मुसलमानों की आबादी 25%, ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी 1.2%, क्लास 1 में तो वो आंकड़ा ही उपस्थित नहीं था, और जनरल कैटेगरी में 6.3%। फिर भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, और जिन लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गरीबी और दंगे दिए, वो लोग मुसलमानों के असली हमनवा हैं। आपको याद होगा कि 2014 से पहले हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद और मुजफ्फरनगर के ऐसे बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें मुसलमान, मुझे लगता है 10 से 12 हज़ार की संख्या में मारे गए। उद्धव सेना, जिसको ये लोग कहते थे कि उद्धव जी का परिवार मुंबई के नरसंहार में दंगों में शामिल था, उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने आप को एक बार गठबंधन में डाल देती है। और आज आप पिछले 10 वर्षों में देखिए कि क्या इस तरह का कोई भी बड़ा दंगा या कोई भी इस प्रकार का कम्युनल वायलेंस किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ हुआ है, और क्या किसी प्रधानमंत्री ने उठकर ये कहा है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो मैंने आपको इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया, मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया, और पिछले 10 वर्षों में जो माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट लगभग कुछ 3,200 करोड़ हुआ करता था, उसको लगभग 5,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। जो 5 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप दी थी, उसको बढ़ाकर 3.14 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, जनधन अकाउंट हो, टॉयलेट की योजना हो, नल से जल की योजना हो, गरीबों को आवास देने की हो, सिलेंडर देने की हो, उसमें एक भी योजना में शिल्पा को मिला परंतु सुल्ताना को नहीं मिला, या मोहम्मद को नहीं मिला और मोहित को मिला,
ऐसा एक भी उदाहरण पिछले 10 वर्षों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और उल्टा जो बैंक के खाते खुले हैं उसमें लगभग 42% खाते अगर किसी के खुले हैं तो गरीब मुसलमान समाज के लोगों के ही खुले हैं। और अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि यदि नरेंद्र मोदी जी इतने ही मुस्लिम विरोधी हैं तो जो उनको 15 सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देशों से मिले हैं उसमें से अधिकतम मुस्लिम देशों ने उनको दिए हैं। उसमें सबसे कंजर्वेटिव या जो सबसे हम जिसको ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देश मानते हैं अफगानिस्तान, सबसे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश जिसको मानते हैं सऊदी अरेबिया, सबसे संपन्न मुस्लिम देश यूएई और बहरीन जैसे देशों ने दिए हैं, सबसे इमोशनली सेंसिटिव देश जिसे माना जाता है पैलेस्टाइन, सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जिसे देश को माना जाता है इजिप्ट जहां पर कायरो यूनिवर्सिटी है, उन देशों ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तो मुझे लगता है कि समस्या देखने की दृष्टि में है। यदि वो अपना वो चश्मा हटा ले तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें और तस्वीरें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये केवल और केवल कुछ लोगों की मुसलमान वोट बैंक की दुकानदारी बंद होने की वजह से आज वो इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करते हैं। असलियत में मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी यही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मुसलमानों को ना कभी सिक्योरिटी दी है ना प्रॉस्पेरिटी दी है, और आज वो दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मुसलमानों को मिल रहा है। हमारी पार्टी के युवा नेता शहजाद भाई ने भी बहुत अच्छे ढंग से तथ्यों के आधार पर रखा। दोनों लेखक शिवेश जी, कायनात जी, प्रभात जी, पीयूष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन, ये दोनों जो विषय हैं मोदी दशक और मोदी और मुसलमान, अगर हम इस विषय को देखें तो दोनों बातें कैसे आपस में गुथी हुई हैं इसको समझने के लिए बस 4-5 बिंदुओं को आप ध्यान कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोट करना चाहता हूं, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, उसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की जो 14-15 अगस्त 1947 की रात को लिखा। उन्होंने कहा नियति के साथ हमारा मिलन है। और उस अखबार ने लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ज्यादातर उस विचारधारा का शासन रहा जिनकी सोच में, जिनके प्रेरणा में, जिनकी कार्यशैली में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं। तो इस दशक की शुरुआत ऐसे हुई और उस शुरुआत का पहला लक्षण देखा 15 अगस्त 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 2 ऐसी बातें कही जिसका कि राजनीतिक पंडितों ने कहा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने कहा स्वच्छता अच्छी चीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी चीज है, पर इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। कारण क्या था, यह विचार बदलने के लिए दशक शुरू हुआ था, ये सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था। और आप देखिए दोनों में इतना बदलाव आया कि आज हम किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीज आसानी से नहीं फेंकते हैं। लिंग अनुपात में इतना सुधार आया कि पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है। ये भारत में जब से डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है उसके बाद का पहली बार ऐसा मौका है। अब आप सोचिए 4-5 काम इन दशकों में किए जो मैं कभी हल्का सा मौका लगा दोनों किताबों को देखने का। अब मैं ये दावा करूं कि मैंने किताब पढ़ी होगी चुनाव के दौरान तो फिर तो ये होगा ना कि नेता लोग ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता, मगर जो मैंने किताब पलटने का प्रयास किया है, देखिए 4-5 चीजों पर मोदी ने ध्यान दिया। नंबर 1, स्वतंत्रता की सार्थकता ही क्या जब तक अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला ना है। तो सबसे पहले उन्होंने गरीब को एम्पावर किया, जनधन योजना हो और अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में। सेकेंड, जब एक बार आपको एम्पावर किया, जैसे हम लोग कहते थे ना उस जमाने में उगा सूर्य कैसा कहो मुक्तिकारी उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो करोड़ों घरों तक उजाला पहुंचाए। नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी। विचार विकास होगा सुरक्षा नहीं होगी। याद करिए धमाकों की श्रृंखलाएं होती थी, उत्तर से दक्षिण तक कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां धमाके ना हो। तो चलती ट्रेन में, चलती बस में,
कहीं ना कहीं धमाका हो जाता था, रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डे से लेके पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका होगा। और धमाकों के बाद हालत ये थी कि 26/11 हमले के बाद केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और कहते थे कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद की घटनाओं के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और पिछले 10 साल पहले वो 10 साल है जब हमने कोई वार्ता नहीं की, कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया और आतंकवाद को इतना नियंत्रित किया कि वो आतंकवाद पूरे भारत में फैला हुआ था। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक हम उसको करने में सफल। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि इस समय डेवलपमेंट का ये माहौल है। भारत के किसी इलाके में आप खड़े हो जाइए और किसी भी डायरेक्शन में 100-150 किलोमीटर चले जाइए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता नहीं जाएगा। अब मैं वो सारे आंकड़े नहीं दोबारा गिनाना चाहता, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी रेलवे लाइंस बनी हैं, किस ढंग से डेवलपमेंट हुआ, 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई। तीसरा डायमेंशन। फिर आता है चौथा, भारत का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज, जिसके विषय में कहा गया कि व्यक्ति पासपोर्ट लेके जाता है। 5वां डायमेंशन, वो सारा प्रेस्टीज अपनी जगह है। अगर देश के अंदर स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव ना हो तो वो 5 चीजों को लेकर जो परिवर्तन आया है इस दशक में वो अभूतपूर्व है और अतुलनीय। मगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो डेवलपमेंट और वो सांस्कृतिक कैसे हो सकता था। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बिजली जल रही है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर की जरूरत थी। अब उस समय हमारा कोल से ही प्रोडक्शन होता था, जब हम आए थे 50% से ज्यादा एनर्जी जनरेशन कोल से होता था। अगर हम कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा करते थे तो कितना पर्यावरण का प्रदूषण और कितना समय आता। सोलर पे ध्यान दिया, आज हम सोलर उत्पादन में दुनिया के 5वें नंबर के देश हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत में। आप सोचिए ये बदलाव। अब हमने टारगेट रखा कि 2030 तक भारत की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 40% ग्रीन एनर्जी होगी। और पहली बार ऐसा हुआ 2022 तक वो टारगेट अचीव हो गया। नाउ द रिवाइज टारगेट फॉर 2030 इज 50%। ये है सोच कि डेवलपमेंट के लिए क्या सोचती। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया क्योंकि डिटेल नहीं। अब आप आइए जो सांस्कृतिक गौरव की सोच। आप याद करिए, आपको ध्यान है प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? भूटान की। दूसरी यात्रा नेपाल की। कोई सोचेगा अमेरिका तक जाना चाहिए ना, जहां से सांस्कृतिक लगाव है वहां से शुरुआत किया। और वो संस्कृति हमें कैसे जोड़ती, हमें एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया, पूर्वी छोर पे। अगर आप अमेरिका में जाएं और वॉशिंगटन में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है मैसाचुसेट्स एवेन्यू में, जाके बाहर देखें, उन्होंने 9 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगा रखी है। किस कहा? इंडोनेशिया। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए। उन्हें कोई गुरेज नहीं है इससे। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मां सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका में लगा रहा है। अगर भारत की एम्बेसी में लग जाए तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए देखिए वो एक सोच था। और मोदी जी ने आने के बाद सोच का जो बदलाव किया, शहजाद भाई ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बताई। मैं एक दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उस समय ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान थे। अभी कायनात जी ने सच्चर कमेटी का पूरा डिटेल बताया तो 2013 में सच्चर की रिकमेंडेशन आई। उस समय तक आते आते क्या हो गया? आप कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से हमारी स्थिति खराब हो गई। कैसे हो गई भाई? ये सोचने की बात थी। 1931 के सेंसस में उत्तर प्रदेश की रेट ऑफ लिटरेसी 8% के आसपास थी। क्योंकि वो 31 में इसलिए कह रहा हूं कि वो जातिगत आधार पर हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमानों में 24%। आप सोचिए नेशनल एवरेज से इतना ज्यादा, फिर साहब हम पीछे रह गए। कैसे रह गए? ये सोचने की जरूरत है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और मोदी जी ने कैसे अंतर किया? छोटा सा था, परमवीर चक्र विजेता एक मुस्लिम हुआ है, वीर अब्दुल हमीद। 2015 में वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत की 50वीं वर्षगांठ में कोई गया? वीर अब्दुल हमीद के घर कोई नहीं गया। मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया और पूरे परिवार का नाम। टापू भी नाम रखते हैं जी, टापू का भी नाम। आप ये सोचिए, अब जब आजादी मिली, आज जैसे एक वो है मतलब मुहाफिज मजलिस
सरताज सेकुलर सियासत। तो वो कहते हैं कि साहब वो अपराधियों में मुझे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा दिखती जो जेल में बंद है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ और भी कई एक फील्ड रहे जहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी आबादी के अनुपात, उनको लगता आबादी के अनुपात से ज़्यादा है। भाई हम लोग जब बच्चे थे उस जमाने शुरू करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले से आज़ादी के बाद बड़े बड़े फनकार, बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खान, और फिर आज आप कहते हैं हम बेपढ़े लिखे रह गए। सबसे इंटेलेक्चुअल काम जो होता था कविता लिखना, शायरी करना, तो हजरत जयपुरी, सुल्तान मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, ये सब कहां चले गए भाई? अचानक सब गायब हो गए। अब क्या, अब कौन नजर आता है? अब मुस्लिम समाज अपने किससे जोड़ता है? मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, जाकिर नायक, बुरहान वानी। ये क्या हो गया भाई? तब प्रतिनिधि वो थे, आज प्रतिनिधि वो क्यों? अभी देश टेक्निकली सेकुलर नहीं था। जब से 1976 में सेकुलर डाला गया तब से ऐसे फंसे जाल में कि उसके बाद अपनी काबिलियत भी भूल गए। और तब क्या था, मैं एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है, बड़ा फेमस बॉलीवुड का भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे का, मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। किसने गाया? मोहम्मद रफी। लिखा किसने? शकील बदायूनी। म्यूजिक किसने दिया? नौशाद अली। तो फतवा जारी हो जाता, पक्का फतवा जारी हो जाता। तो आप सोचिए कि जिसके पास वो कैलिबर था वो कहे आज हम यहां आ गए। तो 2013 में सेंट्रल कमेटी की रिकमेंडेशन आई, आजादी के 67 साल हो गए थे, 6 साल हमारी सरकार रही थी, 61 साल सेकुलर दलों की सरकार रही थी। तो किसने इस मुकाम तक पहुंचाया? और मैं उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, जो केरल के गवर्नर है, उन्होंने कहा राजीव गांधी की कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया शाहबानो केस के मामले पर, तो उन्होंने कहा राजीव गांधी की कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा तुम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए इसके साथ ही गलत हो रहा है, ये उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आरिफ साहब ने कहा कि उस कैबिनेट मिनिस्टर का कोट अनकोट वर्ड था कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें गटर में पड़े रहने दो, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस ये वो मानसिकता थी जिसने कि एक ऐसी कौम को, जिसके पास बड़ा हुनर था, जिसके पास बड़ी लियाकत थी, जिसके पास बड़ी सदाकत थी, वो गरीब गुर्बत और मुफलिसो मजलूमियत के दौर में आ गया। और इतना ही नहीं, अपराध और आतंकवाद के साथ चस्पा भी हो गया और चस्पा कर भी लिया उनके नेताओं ने, हमेशा उसी के लिए। तो मैं इसलिए कहूंगा, और मजे की बात ये साहब, कोई और कम्युनिटी कहे हम बहुत गरीब स्थिति में आ गए, समझ में आ गए, साहब ये तो रूलिंग क्लास था। तो कहें साहब कोई तो सुल्तान आलम थे, तो कोई नवाब साहब थे, तो कोई निजाम साहब थे, फिर आज ये हालत कैसे हो गई? तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए। ये सेकुलर सियासत की जाल में ऐसे फंसे कि अपनी लियाकत से भी महरूम हो गए।